गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आखिरी पार्ट को अब हम लोग देख रहे हैं। ये पार्ट 8 है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, अगला चैप्टर पे रशियन रेवोल्यूशन पे। तो आज हमारा ये वीडियो का आखिरी भाग है। तो देखिए समझते हैं अब लास्ट लास्ट में क्या होता है। मतलब एंड में अब क्लाइमेक्स को देखते हैं, क्लाइमेक्स सीन को देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा आखिरी आखिरी भाग को, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे सारा चीज देख लिए हैं। अब औरतों को अधिकार भी मिल गया, मोनार्की सिस्टम भी खत्म हो गया, जैकोबिन गवर्नमेंट जो था वो भी धराशायी हो गया रोबेस्पियर के मरने के बाद। तो हम लोग हर चीज को देख लिए हैं, औरतों को अधिकार मिल गया 1946 में। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया। अब देखते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को अब कैसे खत्म किया गया। ठीक है, ये आखिरी पार्ट है। तो आज का वीडियो जो होगा वो आखिरी होगा, तो बने रहिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। One of the most revolutionary social reform of the Jacobins regime was the abolition of slavery in the French colony। कहता है कि सोशल रिफॉर्म जो हुआ था जेकोबिन रिजाइम में, वो सबसे बड़ा चीज था कि स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था फ्रेंच कॉलोनीज में। ठीक है, द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। कैरेबियन के कुछ कॉलोनीज थे, ठीक है, जो क्या करते थे, सप्लायर्स थे। किस चीज का, तो कुछ कॉमोडिटीज का। किस तरह के कॉमोडिटीज का, तो टोबैको का, तंबाकू, इंडिगो नील, इंडिगो का मतलब होता है नील। आप लोग पढ़े भी होंगे, या पढ़े तो अभी नहीं होंगे। 10 के लिए जाइएगा तो 10 क्लास में पढ़िएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें आप पढ़िएगा इंडिगो रेवोल्यूशन, इंडिगो जो चंपारण में हुआ था। तो जब वो पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर समझते हैं इंडिगो का मतलब होता है नील, शुगर तो पता है, कॉफी भी पता है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड था वो कब चालू होता है, 17th सेंचुरी में चालू होता है, बिगेन किया जाता है। ट्रायंगुलर स्लेव ग्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। ट्रायंगुलर स्लेव चलता है, मतलब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन्स में। क्लास 11 में भी आप पढ़िएगा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा क्लास 11 में, वहां पर भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है स्लेवरी के बारे में। ठीक है, कि अफ्रीका से लोग को अमेरिका ले जाया जाता था, वहां पर उनसे स्लेवरी कराया जाता था। तो ये सारी चीजों को आप देखिए क्लास 11th में। फ्रेंच merchants sailed from the ports of Bordeaux और Nantes to the African coast। मर्चेंट जो थे, फ्रेंच मर्चेंट्स, वो सेल करते थे कहाँ से, तो अफ्रीकन कोस्ट से। when they brought slave from local chieftains, जो जब वो क्या करते थे, बाउट, स्लेव को जब वो खरीदते थे वहां के लोकल चिफ्टेंस से। लोकल चिफ्टेंस वो क्या करते थे जब वो खरीदते थे। अब ये सर लोकल चिफ्टेंस क्या होता है, तो देखते हैं लोकल चिफ्टेन क्या होता है। कहता है स्थानीय मुखिया। स्थानीय मुखिया जैसे हम लोग का होता है ना गांव में मुखिया, तो वहां के मुखिया के द्वारा क्या किया जाता था, खरीदा जाता था स्लेव को, और फिर उसको कहाँ ले जाया जाता था, फ्रांस में लेकर जाया जाता था। ठीक है, branded and shackled, the slave were packed tightly into ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean। They there they were sold to plantation owners। जो ब्रांडेड थे, जो ब्रांडेड स्लेव्स थे, उनको तुरंत शिप में भर दिया जाता था। 3 महीने की लंबे जर्नी के साथ अटलांटिक से होकर के कैरेबियन जाया जाता था, और वहां पर उनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo। जो स्लेव लेबर थे, उनसे यूरोप के डिमांड को क्या किया जाता था, पूरा करवाया जाता था। जैसे शुगर की खेती करा करके, कॉफी की खेती करा करके और इंडिगो की खेती करा करके, वहां पर उनके डिमांड को क्या किया जाता था, फुलफिल किया जाता था। किनके डिमांड को, तो यूरोपियन मार्केट्स के डिमांड को। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्स सिटीज लाइक
Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. स्लेव ट्रेड को बढ़ावा दे करके उसको बरकरार रख के जो पोर्ट सिटीज थे वो अपने इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, चला रहे थे। Throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, क्रिटिसिज्म स्टार्ट होती है स्लेवरी को लेकर के कि अब फ्रांस में स्लेवरी को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो इस बात को लेकर के हल्की सी क्या आग चिंगारी शुरू होती है। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट whether the right of man should be extended to all French subjects including those in the colonies। कहता है कि नेशनल असेंबली के द्वारा बहुत सारा डिबेट्स चलाया गया कि राइट ऑफ द मैन शुड बी एक्सटेंडेड, क्या मैन का जो राइट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट, पूरे फ्रेंच सोसाइटी के लिए, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज में थे क्या उनके लिए भी वही अधिकार को क्या करना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई भी पास लॉ नहीं हुआ। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, और वही बिजनेसमैन से ऑपोजिशन क्या हो गया, डर गया, और क्योंकि जो उनका इनकम था वो स्लेव ट्रेड से ही क्या होता था, चलता था। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। 1794 में कन्वेंशन आता है जहां पर बोला जाता है कि आप स्लेव को क्या कर दीजिए, पूरी तरह से फ्रेंच से फ्री कर देने का काम कीजिए। तो याद रखिएगा 1794 में एक कन्वेंशन आता है। Turned out to be a short-term measure, 10 years later नेपोलियन reintroduced slavery। खत्म होने की बात तो हुई, लेकिन फिर 10 साल बाद नेपोलियन उस चीज को, स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस करता है, फिर से स्टार्ट कर देता है। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और कहता है कि 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। The revolution in everyday life। 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children। 1789 के समय में फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला, किसके बीच में, तो मैन, वुमेन और वहां के बच्चों के बीच में देखने को मिला। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। सेंसरशिप को एबोलिशन करने के लिए एक बेस्टाइल में क्या स्टॉर्म्स देखा गया था 1789 में, आप लोग पढ़े ही हैं, पिछला वीडियोस में हमने इस पे बात किया था। तो एक कानून पारित होता है जहां पर बोलता है कि 1789 में कि आप सेंसरशिप को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। All written materials and cultural activities, book, newspaper, play could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। राजा के सेंसर के द्वारा जो भी रिटन मटेरियल्स होता था, जो भी बुक्स होते थे, जो भी न्यूज़पेपर्स होते थे, जो भी प्लेस होते थे, राजा के सेंसर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता था कि वो सही है या गलत है। जब उनके सेंसर उसको अप्रूव कर देते थे तब उसको या तो पब्लिश किया जाता था या तो फिर परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपका कंक्लूजन पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन ने खुद को क्या कर लिया, फ्रांस का राजा घोषित कर लिया, एम्परर घोषित कर लिया खुद से। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family। जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थे वहां के डायनेस्टी को क्या करना, कनकर कर लेना, जीत लेना, फिर वहां के जो किंगडम्स थे वहां के किंगडम से अपने फैमिली के मेंबर्स को क्या कर देना, प्लेस कर देने का काम करता था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने रोल को देखता था, अपने आप को देखता था किस रोल में, कि हम यूरोप को मॉडर्नाइज करने का काम कर रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सारा कानून इसके द्वारा भी लाया गया, जिसमें पहला था कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, प्रोटेक्शन देना है। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए और मेजर्स होना चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम, तो दो लॉ उसके द्वारा लाया गया, एक था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अकॉर्डिंग टू द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people। बहुत सारे लोगों के द्वारा नेपोलियन को क्या देखा गया, लिबरेटर देखा गया। क्या देखा गया, लिबरेटर, मुक्तिदाता, जो मुक्ति देता है। वुड ब्रिंग फ्रीडम ऑफ द पीपल, जो लोगों के लिए क्या लाएगा, आजादी लाने का काम करेगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज अ इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन इसके उल्टा हुआ कि अब जो नेपोलियन आर्मीज थे, क्या थे, नेपोलियन आर्मीज थे, वो अब हर जगह किस तरह से देखे जाने लगे, तो आक्रमणकारी बल देखे जाने लगे। मतलब कि अब वो आक्रमण करने लगे, उनके जो आर्मीज थे अब लोग पर ही वो क्या करने लगे, आक्रमण करने का काम करने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, और यहीं पर समाप्ति हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट का, और यहीं पे समाप्त हो जाता है हमारा चैप्टर भी। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम क्या सीखे। ठीक है, व्हाट वी गेट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहता है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी के आइडिया को हम सीखे। किसके आइडिया को सीखे, लिबर्टी के आइडिया को हम सीखे, स्वतंत्रता के आइडिया को हम सीखे, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हम जाने, और द मोस्ट इंपोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि सबसे इंपोर्टेंट लेगेसी था किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये फ्रांस से और यूरोप में क्या होता है, स्प्रेड करता है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलाइज्ड, जहां पर फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे यूरोपियन के बारे में, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, कैसे यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखता है, वहां पर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, कैसे रसिया में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फिर वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। और टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय जो थे, ये दो एग्जाम्पल बन करके निकले, जो कि रेवोल्यूशन, जो फ्रांस रेवोल्यूशन था, उससे बहुत सारी इन्होंने क्या किया, आइडियाज लेने का काम किया। तो ये कुछ चीजें थी जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। तो कहने का मतलब अब बच्चों हुआ कि आज हमारा ये चैप्टर 8 भागों में, जो कि हम विभाजित करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। करने का कारण था, देखिए, एक ही वीडियो में हम आपको लॉन्ग टर्म बना करके हम आपको बता सकते थे, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हम एक छोटे छोटे भागों में इसलिए इसको बताएं, क्योंकि हम चाहते थे कि थोड़े थोड़े भागों में आप देख करके एक चैप्टर को पूरी तरह से आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते जाएंगे, आप देखते जाइए और समझते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए दिन। तो आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।